हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले प्रीवियस ईयर के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया है ना प्रीवियस ईयर में, तो वही क्वेश्चन आप लोग पढ़ने वाले हैं आज। और ये सभी आने वाले आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, किसी भी आप लोग स्टेट से बिलोंग करते हैं उससे मतलब नहीं है, ये सभी स्टेट के लिए मान्य है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। और अगर जो आप लोगों को जल्दी जल्दी अगर जो तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर एक और सीरीज कंप्लीट है, तो उसमें ये प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं था, वो था जैसे कि बुक से क्वेश्चन छांट करके वहाँ पर कराया गया था, उसका नाम है आदर्श बैच। तो उसका भी लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिए जा करके। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर बैकग्राउंड यहाँ पर ब्लैक क्यों है, तो ब्लैक इसलिए है कि आप लोगों के अगर मोबाइल पर ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप लोग की आँख पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, ये हम लोग बायोलॉजी का है। बायोलॉजी का सबसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है। तो मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन फेफड़ा से होता है। दोस्तों हम लोग 20 क्वेश्चन कर लिए थे पहले पार्ट में, हम लोग अब 21 से न देखेंगे। चलिए दोस्तों, ये सब हो गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं ना तो जाकर के पहले वाले वीडियो में जाकर के देख लीजिए। तो 20 तक हो गया था, 21 से हम लोग आज देखने वाले थे। 21 में दिया गया है कि मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। तो उत्सर्जी अंग इनमें से कौन सा नहीं है। तो फेफड़ा उत्सर्जी है, तो हाँ यही तो, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। उसके बाद और कौन सा है, तो यकृत। यकृत है तो यह भी है। अग्नाशय, तो अग्नाशय नहीं है। वृक्क है तो वृक्क भी है। वृक्क कौन सा है, तो वृक्क है जैसे कि खून को साफ करता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 2 नंबर की 21 नंबर हो गया। 21 नंबर हो गया, तो 22 नंबर देखते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त में शुद्धिकरण की प्रक्रिया, तो डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त में शुद्धिकरण की प्रक्रिया कैसे होती है, तो इसका बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है हीमोडायलिसिस के द्वारा होता है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए 22 नंबर हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन उपस्थित होता है। तो कौन उपस्थित होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। तो इसका पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा है एमिनो अम्ल, चौथा है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी में, जो दिया गया है वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि जीवों में शरीर से उपाचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है उत्सर्जन। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्सर्जन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो इसका पहला ऑप्शन है यूरिक अम्ल, तो ये तो सही उत्तर हो जाएगा। अमोनिया, ये भी सही उत्तर हो जाएगा। यूरिया, ये भी सही उत्तर हो जाएगा। तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 26 नंबर। तो 26 नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है कि एटीपी में फास्फेट की संख्या होती है। तो एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है, तो यह होती है 3। तो 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ 3 दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन है मेरुलस, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है बोमेन संपुट, ये भी नहीं होगा। तीसरा है मूत्रवाहिनी, तो ये भी नहीं होगा। चौथा है नेफ्रॉन। तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो यह कहते हैं नेफ्रॉन। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बोमेन संपुट ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। तो सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तो सम्मिलित रूप से कहते हैं मैलपिगियन कोष। तो मैलपिगियन कोष कहाँ दिया गया है, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा, चौथा दिया गया है मैलपिगियन कोष। तो मैलपिगियन कोष इनको कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मानव के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो मानव के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है, तो यह होती है 30 mg। 30 mg, यहाँ पर 30 mg सही उत्तर हो जाएगा। mg का मतलब होता है मिलीग्राम। 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वह वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या होती है, तो कितनी होती है। तो प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 1 मिलियन। तो 1 मिलियन कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 31 नंबर। तो 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो यह है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं गोंद, दूसरा है टैनिन, तीसरा है रेजिन, चौथा है इनमें से सभी। तो पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो यह है इनमें से सभी। तो यानी कि गोंद भी हो जाएगा, टैनिन भी हो जाएगा, रेजिन भी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका, सी तो रेजिन है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में जेठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है।
तो कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती हैं? इसका पहला ऑप्शन है भारतीय कोशिका, तो देखिए देखने से ही लग रहा है कि नहीं होगा। दूसरा है जाइमोजिन कोशिका, यह भी नहीं होगा। तीसरा है म्यूकस कोशिका, तो ये भी नहीं होगा। चौथा है इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। चलिए अब इसका सही उत्तर क्या जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा जाइमोजिन कोशिका। तो ऑप्शन बी में जो दिया गया है जाइमोजिन कोशिका। देखिए दोस्तों, इसमें से पढ़ा जाता है कि सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है, तो बेहतर ऑप्शन इसमें से जाइमोजिन कोशिका है। तो ये जाइमोजिन कोशिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? तो छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? पहला ऑप्शन है पित्त रस की, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। पित्त रस की भूमिका सबसे अधिक होती है, तो इसका यही सही उत्तर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। तो 34 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि योजना के लिए करते हैं। चलिए यहाँ पर स्लाइड कट गया था, चलिए आपसे देखते हैं। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि योजना के लिए करते हैं, क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है पोषण। दोस्तों यहाँ पर लैपटॉप भी थोड़ा कम ही चार्ज है, तो चार्ज में लगा लेते हैं, तब उसके बाद हम फिर पढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों है, अमाशय में भोजन के गाढ़े लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो अमाशय में भोजन के गाढ़े लेई के तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं काइम। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, काइम इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों एक मतलब कि दोस्त पूछ रहे थे कमेंट में, जैसे कौन सा लैपटॉप से पढ़ाते हैं? तो हम तो पढ़ाते हैं HP के 4GB रैम वाले से, 4GB रैम वाले से हम पढ़ाते हैं। तो आप लोग भी अगर लैपटॉप परचेस करना होगा ना, तो आप लोग 4GB रैम वाला ही करिएगा। 4GB से कम वाला करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा हैंग करता है वाला। किसी भी कंपनी का हो, 4GB से कम रैम नहीं होना चाहिए। अब 4GB से अगर आगे रहेगा तो और अच्छा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन में है, इनमें किसके द्वारा अमीबा अंतर्ग्रहण होता है? तो इनमें किसके द्वारा अमीबा अंतर्ग्रहण होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है कूटपाद, दूसरा है परिवहन, तीसरा है भोजन रसदानी, चौथा है केंद्रक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कूटपाद। तो जैसे कि अमीबा अपना भोजन किससे ग्रहण करता है? तो यह करता है कूटपाद से, याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न किससे होती है? तो यह होती है केंद्रक में, दूसरा है स्टोमाटा में, तीसरा ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न कहाँ होती है? तो यह होती है कोशिका द्रव्य में। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कोशिका द्रव्य। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सांस लेने और छोड़ने दोनों की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। तो 39 नंबर में दिया गया है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो वह होते हैं 4। कौन कौन सा? तो दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीलिया और बायां नीलिया, 4 हो गया ना। तो 4 होते हैं मानव में। अगला ऑप्शन है, तो अगला कौन सा क्वेश्चन है? तो 40 नंबर। तो 40 नंबर में दिया गया है कि यूग्लिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? तो यूग्लिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? तो इसका पहला ऑप्शन है परासरण, दूसरा है विसरण, तीसरा है अवशोषण, चौथा है रसारोहण। इसका सही उत्तर हो जाएगा विसरण। तो विसरण कहाँ है? तो विसरण ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बायोलॉजी के एक पार्ट का टेंशन खत्म हो गया, दूसरा पार्ट आएगा जल्द से जल्द।